नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। विगत 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन हमने एक चैनल बनाया नया। तो हमने सोचा कि इस चैनल पे जो जीएस के पोर्शन का जो वीडियो है वो कब अपलोड किया जाए। तो चूंकि आज के दिन आम बजट पेश हुआ और चूंकि सरकार ने हमें कुछ दिया है आज के दिन, तो मैं सोच रहा था कि ये अच्छा दिन होगा किसी नए चैनल को शुरू करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। और चूंकि कई जगह पे ये चीजें दिखाई जाती हैं, कई जगह पे वीडियोस अपलोड हो जाते हैं आम बजट को लेके। और चूंकि निर्मला सीतारमण जी ने इसको बजट को पेश किया, काफी लंबा चौड़ा भाषण भी था। तो मैंने सोचा कि उसको समराइज किया जाए, उसको समझा जाए कि बजट में ऐसी कौन सी चीजें जो हमें प्रोवाइड हुई है। बेसिकली हम यही चाहते हैं, किसी चीज से हमें क्या मिला है, तो हम चाहते हैं कि मैं ये चीज देखूं कि बजट से हमें क्या चीज मिली है और आप तक वो जानकारी पहुंचाओ जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि किसान हो, जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, वो हमेशा यही चीज देखता है। क्योंकि आम बजट है तो मैं सोचता हूँ कि आम आदमी के घर क्या आया, आम आदमी के हिस्से कौन सी चीज आई। तो चलिए बात करते हैं मोटा मोटा उस चीज पे कि वो कौन सी चीजें जो हमें प्रोवाइड हुई है इस आम बजट के थ्रू। क्योंकि ये निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट था और गौरतलब है कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार का ये 10वां बजट था। और अगर बजट की बेसिकली बजट में क्या होता है, तीन चीजें प्रोवाइड होती हैं। पहला तो ये, जैसे ही बजट आता है हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि इसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है, मतलब बजट का क्या इतिहास है। दूसरी चीज जो आती है वो बजट का प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या प्रेजेंट किया गया, कैसे प्रेजेंट किया गया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है समराइजेशन, कि बजट में कैसे चीजों को समाहित किया गया। क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, अब उसमें अब बहुत सारे शब्द भी ऐसे आते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, जैसे एमएसएमई है, एसईजेड है और आईपीओ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सरल करूँ चीजों को, क्योंकि बाकी जगह पे आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी कि किस शब्द के क्या मायने हैं और क्या हमें मिला है। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ कि आपको उन चीजों तक पहुंचाऊं कि जो कि आपको लगे कि हाँ, बजट में ये चीजें हमें प्रोवाइड हुई है। बेसिकली जो लुभावनी चीजें वो मैंने लिख दी हैं पहले ही, जैसे 60 लाख लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और 80 लाख नए घर बनेंगे। अब चूंकि सवाल इसमें ये उठता है कि 60 लाख नई जो नौकरियां प्रोवाइड हो रही हैं, जो नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं, वो किस सेक्टर में देंगे, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद 80 लाख नए घर बनेंगे, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये घर बनने वाले हैं या फिर शहरी क्षेत्रों में बनने वाले हैं, क्योंकि ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस पे अलग से एक कॉमेंटिंग हो सकती है। इसके अलावा 400 बहुत हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलेगी। लोकल ट्रेनें का जिक्र क्यों नहीं है यहाँ पे, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके बाद मैं इससे जुड़े और भी सवाल हो सकते हैं कि भाई 400 वंदे भारत तो चलेगी, लेकिन सब लोग वंदे भारत के किराए को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए कितनी लोकल ट्रेनें चली, हम उस पर भी गौर तलब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद डिजिटल करेंसी जो लॉन्च हुई, ये एक नया शब्द आया है इसमें, डिजिटल करेंसी। क्योंकि डिजिटल करेंसी इसी साल लॉन्च हो रही है, तो इस पे भी एक फोकस रहेगा लोगों का। एक लोग जानना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब, इस पे अवसर क्या निकल रहा है डिजिटल करेंसी से। इसके बाद इसमें बजट से आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है, आज ट्विटर पे काफी ट्रेंड हो रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा जो ग्रोथ एस्टिमेटेड है, मतलब 9.2% ग्रोथ एस्टिमेटेड है। क्योंकि अब इससे एक हिस्ट्री ये तैयार हो रही है कि हाईएस्ट एमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज, जितनी भी लार्ज इकोनॉमीज है उसमें सबसे हाईएस्ट रेट रखा गया है 9.2%। अब देखना है कि अचीव होता है यानी, क्योंकि टारगेट तो कुछ भी कोई भी रख सकता है, लेकिन उसको अचीव करना बड़ी बात होगी। इसके बाद इसमें अब मैं गौर से देख रहा था कि सबसे ज्यादा टैक्स जो पे करता है वो सर्विस सेक्टर करता है। तो मैं बहुत देर तक सुनता रहा, लेकिन मुझे कहीं सर्विस सेक्टर में कुछ दिखा नहीं। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि सर्विस सेक्टर को इग्नोर क्यों किया गया। ठीक है। इसके अलावा आता है कि वी आर नाउ इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ये आज बहुत ज्यादा ट्रेंड करा है, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने लगभग 4 बार इसका जिक्र किया कि वी आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम किस सेक्टर में स्ट्रांग हुए हैं। क्योंकि पिछले बजट से इस बजट को अगर कंपेयर करूं तो मुझे ज्यादा कुछ अंतर दिख नहीं रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम किस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए, वो भी खुल के आप बताएं। इसके अलावा जीएसटी से पूरा 1.40 लाख करोड़ रुपए जो है वो गेन हुआ है जीएसटी से, टैक्स के थ्रू। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग टैक्स पे कर रहे हैं, अब इसका यूज होना चाहिए सही तरीके से। बाकी एक और चीज मैं देख रहा था कि जो मोबाइल है और जो कपड़े हैं वो बहुत सस्ते हुए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई ज्यादा सुधार मुझे दिखा नहीं। क्योंकि उसको सस्ता करना चाहिए, कोई चीज ऐसी स्टेशनरी का सामान हो या एजुकेशन की कोई भी चीज हो, मैं सोच रहा था कि उसमें कुछ सस्तापन आना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी वो जस की तस है। इसके बाद ऑर्गेनिक खेती को बड़ा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आता है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, क्योंकि जैसे अचानक से किसी भी फसल का प्राइस गिर ना जाए, मतलब हाई रिस्क पे जो गिर जाती है फसल प्राइस, इसलिए एमएसपी का गठन हुआ था। तो एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। ये पूरा नहीं हुआ, अभी लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद लास्ट में आता है 60 लाख नई नौकरियां, जो ई विद्या स्कीम आई है, ई विद्या योजना, इसके तहत 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी।
और आ चुकी एक ताप्ती घोष का, जो कि सोल्यूलर है एक तरह से, मतलब डिलाइट इंडिया के पार्टनर भी है। तो इन्होंने एक बहुत पुरानी घटना थी, बहुत पुरानी, जिसमें कि जिक्र हुआ था कि जो शासन होता है वो बहुत अधिक होता है, सरकार की हिस्सेदारी बहुत कम होती है। तो उस शब्द को इन्होंने कोट किया आज कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, जो कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आजकल ये चीजें उल्टा हो गई हैं। तो इसके अलावा बाकी निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हर गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा, ब्रॉडबैंड पहुंचेगा। तो अगर गांव को डिजिटलीकरण हो रहा है तो ये अच्छी बात है। अब ये जो यूनियन बजट आया है, ये 2022-23 के सत्र का बजट था। बजट में हम देखिए बेसिकली दो चीजें बहुत ज्यादा तरीके से ढूंढते हैं। पहली चीज तो ये कि हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेन है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है, किसी भी देश की जीडीपी जो होती है वो सबसे जरूरी चीज होती है, किसी भी चीज से परे। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सतत है या नहीं। और दूसरी चीज ये देखते हैं कि किसान को, जवान को और आम इंसान को क्या हासिल हुआ। तो अब शुरू करें अगर पहली चीज से कि मतलब जितना भी प्रीवियस हाई रेट है, क्योंकि सभी लोग सवाल पूछते हैं, हम तीन सेक्टर्स को अलग कर देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को क्या मिला, हेल्थ मिलिट्री को क्या मिला और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि बेसिकली हमारा जो आधार है वो एजुकेशन सिस्टम ही है, इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री आती है और लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योगों का कितना विकास हो रहा है। ठीक है, प्राइसेस, क्या बजट ने, विल यू ड्रीम अ कार, क्योंकि आप कोई ड्रीम करते हो, सपोज करें आप कोई कार ड्रीम करते हो या कोई हाउस ड्रीम करते हो, तो उसके लिए क्या वो चीप हुआ, क्या वो सस्ता हुआ। और अगर यहीं पे एक फैक्ट और जोड़ा जाए कि मान लीजिए कार के दाम अगर सस्ते भी हो रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का क्या, क्योंकि कानून बना था कि पेट्रोल डीजल के जो है टैक्स वो कम हो जाएंगे। तो टैक्स कम होने से क्या उनका रेट कम हो रहा है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि जो इम्प्लॉयज है प्राइवेट सेक्टर में वो अभी घर से काम कर रहे हैं। तो घर पे उनके खर्चे, जैसे स्टेशनरी हो गया, तो स्टेशनरी जो अगर वो ऑफिस में होते तो वो चीजें उनको वहां प्रोवाइड होती है, और घर पे वो चीजें वो अपने खुद से कर रहे हैं। तो क्या उसमें कुछ छूट उनको मिल सकती है, इंटरनेट प्रोवाइडर क्या ब्रॉडबैंड में कुछ छूट मिल सकती है। तो बेसिकली ये चीजें भी गौर करने वाली थी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अगले 3 साल में सरकार ने बोला है कि अगले 3 साल में 100 नए टर्मिनल्स बनेंगे। तो अगर 100 नए टर्मिनल बनते हैं तो ये तो काफी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि पिछले काफी सालों से टर्मिनल्स पे गौर किया जा रहा था कि टर्मिनल्स पे कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो अगर 100 नए टर्मिनल्स बन रहे हैं तो फिर काफी इसमें लाभ हो सकता है। अब हमारे क्वेश्चंस रेट पे उज्ज्वला इसकी 25,000 किलोमीटर सड़क विस्तार। अब मतलब पर ईयर 25,000 किलोमीटर का सड़क विस्तार होगा, जो कि अच्छी खबर है। इसके अलावा हम आ जाए आगे तो जो एक किसान पीएम स्कीम के तहत हर किसान के मतलब अकाउंट में 6,000 रुपए आते थे, तो इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अब यानी कि ये जस की तस बनी है, मतलब इसमें कोई इंक्रीजमेंट भी नहीं हुआ, ना इसमें कोई घटोतरी हुई, ना ये खत्म किया गया, जस की तस अभी मेंटेन। जो 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में सीधे आ रहे थे वो अभी तक मेंटेन। 1486 नए कानून जो थे उनको खत्म किया गया। अब ये यहाँ पे जानने योग्य बात होगी, क्योंकि बाद में एक वीडियो इस पे और अलग से बना सकते हैं कि 1486 जो नए संघीय कानून खत्म किए गए हैं वो किस सेक्टर से थे और इनके ना होने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमारी कानून व्यवस्था को कोई दिक्कत होगी। तो ये चीज देखने वाली बात होगी। ग्रोथ है तो मैंने आपको बता ही दिया कि 9.2% का टारगेट है, ये अचीव होता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी। 60,000 न्यू हाउसेज, जो कि पीएम आवास योजना के तहत नए 60,000 और घर बनाने जाने का टारगेट है। तो ये चीज देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी ये चीजें एक्सेप्टेबल होना बेटर चीज होगी। इसके अलावा अगर अगली बात करूं तो जो क्रिप्टो टैक्स है, और ये सवाल भी पूछ सकता है कि क्रिप्टो टैक्स कितना बढ़ाया गया, तो 30% का क्रिप्टो टैक्स है। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो टच नहीं हुआ, यानी कि वो जस का तस मेंटेन है। ठीक है, अब प्राइम एरियाज भी देख लेते हैं एक बार। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा कि क्या प्राइम एरियाज है बजट की। तो इसको मैंने 5 भाग में डिवाइड किया खुद से। तो ये पहला जो पार्ट मैंने, ये पीएम गति शक्ति, पीएम की इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इसके बाद अगर इसकी बात करें, चूंकि ये अपॉर्चुनिटीज,
क्योंकि ये जरूरी फैक्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज आप जानो कि अब सनराइज अपॉर्चुनिटीज भी कितनी मतलब कितने परसेंट बढ़ी है, कितने तरह की नई योजनाएं लागू हुई है इसमें, मैं वो चीजें देखना चाहता था। ठीक है, और मैंने इसको बांटा है क्लाइमेट एक्शन। अब चूंकि अगर इस पे विस्तार से कमेंट किया जाए तो हम ये देखते हैं कि जो कोविड फैक्टर चल रहा था तो उसको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ फैक्ट्स तो जरूर रखे हैं मिशन की। ठीक है, और इसका अगला देखते हैं चूंकि ऊर्जा का अंतरण है, मतलब आम जन तक कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब चूंकि हम बात करते हैं फाइनेंस की बहुत ज्यादा और उसके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना होगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, तो ये हमारे मेन फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके तहत क्या क्या चीजें हमें मिली हैं। तो मैं बेसिकली इन्हीं 5-6 चीजों में सारी चीजों को बांट दूंगा। ठीक है, इस्तेमाल किया है तो टैक्स को 46 टाइम्स बोला है हमारे जो वित्त मंत्री जी है, उन्होंने टैक्स शब्द का जिक्र मतलब कर शब्द का जिक्र उन्होंने 46 बार किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूं कर के बाद दूसरे नंबर उन्होंने विकास को रखा है, विकास का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद डिजिटल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने 28 बार। ठीक है, और बाकी ये विकास का 19 बार था। और चूंकि किसान रोजगार और जवान इसकी भी बात उन्होंने करी है, तो किसान को उन्होंने 16 बार रखा है और रोजगार को उन्होंने 14 बार रखा है। ठीक है, जनवरी मंथ में जो टोटल जीएसटी कलेक्शन था अब तक का वो था 1.45 लाख करोड़। ठीक है, तो ये फैक्ट एग्जाम से पूछ सकता है, ये वन लाइनर है कि जनवरी के मंथ में टोटल कुल जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है कि मतलब लोगों में जागरूकता आई है, लोग टैक्स को पे कर रहे हैं। ठीक है, भी बनता है कि किसानों को एमएसपी के जरिए कितना मिला। किसानों को एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, किसानों को एमएसपी के तहत कितना मिला 2.7 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद करके रखो। ये बजट चूंकि फ्यूचर को देख के बनाया गया, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद इस बजट का कुछ इफेक्ट दिखेगा। और जो एमएसएमई है जैसे लघु उद्योग है या फिर और चीजें जो हैं, तो उनमें भी कुछ समावेशन होना दिख रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे नहीं लगता कि बजट अभी इस साल कुछ किसी भी तरह से कारगर साबित हो सकता है। और जो 60 लाख नई नौकरियां प्रोवाइड हैं अभी, उसका हमको लगता है कि मानदेय वगैरह सारी चीजें तय करने में काफी वक्त लग जाएगा इसको मैनेज करने में। तो मुझे लगता है 2-3 साल बाद का बजट लग रहा है। ऑप्टिकल फाइबर से शहर को जोड़ रहे हैं, गाँव को जोड़ रहे हैं, और हर गांव में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा रहे हैं। अब क्योंकि ब्रॉडबैंड की अगर सुविधा आप दे रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो ब्रॉडबैंड हैं उनको पहले तो या तो सरकारीकरण करो उनका, या फिर वो कैसे मुख्य धारा में वो आएंगे कैसे, क्योंकि गांव तक वो ब्रॉडबैंड जो पहुंचा रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो उस ब्रॉडबैंड की कीमत अगर गांव में लोग अफोर्ड कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि गांव में अभी इंटरनेट की सुविधा इतनी मतलब पहुंच से दूर होती। क्योंकि ये चीजें गांव में लोग यूज कर सकते हैं, आराम से ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं, लेकिन उनको चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो महंगाई, जो इसका जो मतलब प्राइसेस हैं, तो क्या इन दोनों में भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है? क्योंकि अगर रिलैक्सेशन होगा तभी गांव का डिजिटलीकरण हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद 100 गति शक्ति टर्मिनल्स हैं। अगर रेलवे की बात करूं तो अगर रेलवे को क्या मिला, तो रेलवे को 100 गति शक्ति टर्मिनल्स मिले हैं। ठीक, ये जो है गंगा कॉरिडोर, आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, है ना। और इसके तहत क्या मिला है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा तो काफी दे रहे हैं, लेकिन क्या जो उर्वरकों की कीमत है क्या उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे या उर्वरकों की क्षमता को खत्म करेंगे, ऑर्गेनिक खेती पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे? तो देखना होगा इसमें सामंजस्य कैसे बैठता। गड़बड़ी हुई थी, जो आईटीआर में गड़बड़ी थी, उसके लिए 2 साल का मौका दिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतना लंबा समय क्यों दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अच्छे से जांच कमेटी बैठ जाए तो साल भर में ये चीजें हो सकती थी। तो सरकार ने अपने को काफी टाइम दिया है, मतलब 2 साल तक टाइम दिया है पूरा आईटीआर में गड़बड़ी को दूर करने के लिए। और युवाओं को जो उन्होंने दिया है बहुत जरूरी है। अगर वन लाइनर्स की बात करूं तो बजट का इतिहास भी इसमें बहुत जरूरी होता है। तो जो पहला इंडिपेंडेंस बजट आया था, क्योंकि इंडिपेंडेंट भारत कब था, 1947। ठीक है, तो जो पहला इंडिपेंडेंट बजट आया था वो पहली अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद ही आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पुराने इतिहास की, तो 1860 में पहला बजट आया था। ठीक है, पहला इंडियन बजट 1860 में आया था, जो उस समय के वित्त मंत्री
जेम्स विल्सन। अब ये पहला जो था जो 1860 में था, इस समय चूंकि ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश सरकार का इंडिया पे पहला बजट या ब्रिटिश सरकार का पहला बजट मान सकते हैं। जो उस समय वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन, इन्होंने 1860 में पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसके बाद जब 1947 में पहला बजट आया तो इस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई के टाइम पे आया था। हिस्ट्री की तो सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया था, 10 बार इन्होंने किया था। ठीक है, इसके अलावा पी चिदम्बरम की बात करूं तो 9 बार इन्होंने किया था। ठीक है, और हमारे प्रणब मुखर्जी ने 8 बार। ठीक है, 1947 से चूंकि आजादी की बात से बात करूं तो जो 3 एनुअल बजट्स, ये आपको वन लाइनर फैक्ट्स में आ जाएगा कि आजादी के बाद से या इंडिपेंडेंट इंडिया में कितने एनुअल बजट्स हुए, तो 73 एनुअल बजट्स हुए। ठीक है, तो इंटरिम बजट था, स्पेशल बजट, इसको मिनी बजट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में पूछता है कि कितने मिनी बजट अब तक प्रस्तुत हुए तो 4। ठीक है, मिनी बजट या स्पेशल बजट। इंटरिम बजट कितना हुआ था, 14। और अगर बात करें एनुअल बजट की तो 73। ठीक है, इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मोदी सरकार का 10वां जो बजट था। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी का ये 4था बजट था। एनुअल उसकी बात करें अगर 112 में आता है, मतलब अनुच्छेद 112 के तहत जो एनुअल बजट आता है वो अनुच्छेद 112 में उसका प्रावधान हुआ है कि ये बजट जो है लोकसभा में वित्त मंत्री के थ्रू, ये सारी चीजें 112 आर्टिकल में है। चूंकि धन विधेयक है, चूंकि वित्त विधेयक जिसको बोलते हैं वो 110 में है। बजट में एक चीज आती है 50-30-20 क्या है, इसेंशियल्स में आता है। ठीक है, इसेंशियल्स मतलब हाउस रेंट हो गया या फिर और जो घर के सामान या बाकी चीजें जो आती है वो इसेंशियल्स में आता है। तो इसको 50 में रखा गया, मतलब 50 का मतलब ये कि कोई भी 50% इसेंशियल्स को। ठीक है, कि आपका क्या बचत हो रहा है, क्या चीजें आपको मिल रही, बचत क्या है। ठीक है, और ये 30% में बाकी चीजें जो आती है, जो रेस्ट ऑफ थिंग्स होती है। ठीक है, 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 साल अगर हो गया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, बात करूं बजट सिस्टम कैसे आता है, तो वो जो उस समय के वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बजट सिस्टम आया था। ठीक है, बजट किसको बोला जाता है, क्योंकि एक वन लाइन। अब चूंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ बजट कौन था, तो फादर ऑफ बजट कौन था, पीसी महालनोबिस। तो बेसिकली मैंने देखा कि किसानों को क्या मिला और स्टूडेंट्स को क्या मिला। तो किसानों को हमको लगता है आवास मिल गया और स्टूडेंट्स को 60 लाख नए रोजगार जो कि अभी संभावित हैं। तो किस सेक्टर में मिलेगा, क्या वो सेक्टर माध्यमिक होगा या वो सेक्टर सरकारी या प्राइवेट होगा या फिर वो सेक्टर मतलब मीडिएटर में आएगा, क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और कैसे सरकार रोजगार के अवसर को प्रोवाइड करेगा, हमें ये चीजें भी देखनी जरूरी है। हमारे और चैनल्स इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, तो उन चैनल्स पे भी आप जाके जो रॉ नोट्स है या बाकी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा वहां पे। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेसिकली हमारा जो टारगेट है, मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीजें जिससे कि बाकी लोग भी मुख्यधारा में जुड़ जाएं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें कि वो जानकारी प्रोवाइड की जाए। जैसे इस समय कोचिंग संस्थान जो सतत रूप से चल नहीं पा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई चैनल बनाया जाए, कोई माध्यम हो जिसके थ्रू हम रूरल एजुकेटिव जो है, जो रूरल एरियाज में बच्चे रहते हैं या फिर जो और शहरी इलाके में जो भी बच्चे हैं जहाँ पे सतत कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हम वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करें जिससे कि उनका नॉलेज अच्छा हो। और मैं कवर करूंगा उनके जीएस पोर्शन को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको मतलब शेयर करें, ताकि हमारी चीजें और लोगों तक पहुंच पाए। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चीजें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं।